उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गलियारों में चर्चा सुनी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय को कांग्रेस हाईकमान वाराणसी छोड़ किसी दूसरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने को कह रही थी, परंतु अजय राय इस पर अड़ गए कि उन्हें वाराणसी के अतिरिक्त कहीं और से चुनाव नहीं लड़ना। बड़े लंबे समय चली बहस के बाद अंत कांग्रेस हाईकमान अजय राय की जिद के आगे झुक गई और उनको एक बार फिर पीएम मोदी के सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जॉइंट कैंडिडेट के रूप में लड़ने की हरी झंडी दे दी गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या बेहतर नहीं होता कि अजय राय किसी दूसरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते और वहां से विजय प्राप्त करने की कोशिश करते, ऐसे समय में जब कांग्रेस के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है। क्यों किसी और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने के स्थान पर अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की सोची, जिनकी वाराणसी से विजय लगभग पक्की है? क्या किसी और चुनावी क्षेत्र से विजय से अधिक लाभप्रद हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के आगे लड़कर जीत नहीं प्राप्त करना, यानी दूसरे शब्दों में हार जाना, विशेषकर तब जब अधिक चांस यही दिखाई दे रहा है कि पीएम मोदी एक बार फिर दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या पीएम मोदी के सामने हार में भी जीत है? यदि ऐसा नहीं है तो क्या अजय राय को जरा सा भी लगता है कि वो पीएम मोदी को वाराणसी से हरा सकते हैं और इसलिए इस बार लड़ झगड़कर कांग्रेस हाईकमान से वाराणसी से ही लड़ने की अनुमति मांगी? वाराणसी लोकसभा सीट के समीकरण देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि समीकरण की बुनियाद पर अजय राय की विजय के कितने चांस बनते हैं, या फिर क्या ऐसा है कि जैसे लखनऊ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतारा है जो लखनऊ से मौजूदा सांसद को अधिक चुनौती ना दे सके और राजनाथ सिंह को एक प्रकार से वॉकओवर दे दिया है। वाराणसी में भी स्टेक्स इतने हाई हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने हार कर भी जीत है। इस सवाल के ऊपर आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए। लखनऊ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पर विस्तार से बात करेंगे जब लखनऊ पर चर्चा करेंगे। आज तो चर्चा का विषय वाराणसी है। आगे बढ़े इससे पहले बता दें कि यदि आप रियल न्यूज इंटरनेशनल पर मेरा खास प्रोग्राम घूमता आईना देखते रहना चाहते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने मित्रों को भी चैनल के बारे में बताइए। वाराणसी के चुनावी समीकरण बताएं इससे पहले पीएम मोदी की वाराणसी को लेकर लेटेस्ट खबर सुना देते हैं। चाय पर चर्चा अब पुरानी बात हो गई। नए शगुफे सामने लाने के लिए एक्सपर्ट बीजेपी ने अब टिफिन बैठक प्रारंभ की। 30 मार्च को पार्टी वर्कर्स के साथ हुई टिफिन बैठक में पीएम मोदी ने फोन पर नमो ऐप से बात करते हुए आग्रह किया कि उनको फिर अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर लोकसभा भेजे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 वर्ष पहले आपने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर पहली बार दिल्ली भेजा। इस वर्ष मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार फिर मुझे अपना प्रतिनिधि चुने और एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 सीट प्राप्त करने में मदद करें। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कई प्रोजेक्ट्स का उल्लेख किया, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बेहतर बनाना, विमेन एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर डेवलपमेंट पर जोर दिया। पहली बार वोट देने जा रहे नौजवान वोटर्स तक पहुंचने की आवश्यकता पर पीएम मोदी ने बल दिया और पार्टी वर्कर्स से कहा कि वे पुराने और आधुनिक काशी के बीच बदलाव पर विशेष जोर दें। नौजवान वोटर्स को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं उन्हें उन परेशानियों के बारे में समझना चाहिए जिनसे उनके माता पिता मोदी जी का लोकसभा कार्यकाल प्रारंभ होने से पहले जूझते थे। सच में क्या इतना बदल गया वाराणसी कि नौजवानों के माता पिता का जीवन ही बदल गया, या फिर ये जुमला उन नौजवानों को वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए है जो यदि आज 18 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष पहले मात्र 8 वर्ष के बच्चे होंगे और जमीनी हकीकतों को समझने की उम्र तक नहीं पहुंचे। वैसे ये भी डिबेटेबल टॉपिक है। कोई कह सकता है कि अनेक वोटर्स तो 50 वर्ष की उम्र तक पहुंच जाने पर भी जमीनी हकीकतों से अनभिज्ञ ही रहते हैं। राहुल गांधी द्वारा बोली गई सीधी सादी बात को अपने हित में मोड़ लेने के लिए फेमस बीजेपी मशीनरी ने उनके शक्ति के खिलाफ लड़ाई के कथन को भी नारी शक्ति से जोड़ दिया। हालांकि राहुल गांधी ने शायद उन शक्तियों की बात की थी जो सरकार चला रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक लीडर शक्ति को नष्ट करने की बात करता है और इस प्रकार आरोप कांग्रेस पर लगाया कि वे नारी को शक्ति देने के खिलाफ है। आइए देखें कि ऐसे चुनावी माहौल में क्या अजय राय के पास थोड़ा सा भी मौका है
वाराणसी से जीत प्राप्त करने का, या फिर जैसा हमने कहा पीएम मोदी के सामने हार कर भी जीत है? किन मानों में नहीं मालूम। 5 विधानसभा सीटों को जोड़कर बनी वाराणसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी का गढ़ समझी जाती रही है। बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र अनिल शास्त्री यहां से लोकसभा में जा चुके। 2004 में कांग्रेस के राजेश मिश्रा ने यहां से जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया था, लेकिन 2009 से वाराणसी सीट बीजेपी के पास रही। 2009 में यहां से मुरली मनोहर जोशी ने जीत दर्ज की थी, तो 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी को भारी मतों से जीत मिली। यही नहीं, 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी और 1 पर अपना दल सोनेलाल गुट का कब्जा है। रोहानिया सीट पर अपना दल सोनेलाल के सुनील पटेल, वाराणसी नॉर्थ पर बीजेपी के रविंद्र जायसवाल, वाराणसी साउथ विधानसभा सीट पर बीजेपी के नीलकंठ तिवारी, वाराणसी कैंट सीट पर बीजेपी के सौरभ श्रीवास्तव और सेवापुरी सीट पर बीजेपी के ही नील रतन सिंह पटेल विधानसभा जीते हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। नरेंद्र मोदी के मुकाबले पर समाजवादी पार्टी ने शालिनी यादव को और कांग्रेस ने अजय राय को उम्मीदवार बनाया था, जो मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है और इस बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ अपने पंजा आजमाई करने का सोचे हुए। गौरतलब बात यह है कि शालिनी यादव और अजय राय दोनों के वोट मिलाकर भी नरेंद्र मोदी के 6,74,664 वोटों से बहुत पीछे दिखाई दिए थे। शालिनी यादव दूसरे स्थान पर रहते हुए केवल 1,95,159 वोट प्राप्त कर पाई थी और अजय राय को मिले थे 1,52,548 वोट। इस चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी को मिले थे 63.62% वोट, वहीं शालिनी यादव और अजय राय को कुल मिलाकर मात्र 32.78% वोट ही मिल सके थे। 3 लाख से अधिक मुस्लिम वोट जैसे गायब ही हो गए थे। कुर्मी वोट, ब्राह्मण वोट, भूमिहार वोट, वैश्य, यादव, गैर यादव, ओबीसी और अनुसूचित जाति वोट का बड़ा हिस्सा नरेंद्र मोदी को ही मिला था। इस सीट पर 3 लाख मुस्लिम मतदाता के अतिरिक्त गैर यादव ओबीसी वोट भी 3 लाख से ज्यादा है। ब्राह्मण वोट 2.5 लाख से अधिक है। इसके बाद सबसे अधिक कुर्मी समाज की संख्या है, जो 2 लाख से अधिक है। वैश्य वोटर भी करीब 2 लाख है, जबकि भूमिहार करीब 1.5 लाख है। यादव और अनुसूचित जाति के वोट 1-1 लाख है। 2024 में मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होनी तय है, इसलिए जीतने वाले कैंडिडेट को 6-6.5 लाख वोट लाने आवश्यक होंगे, जो अजय राय के लिए लाना अभी फिलहाल मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। 2014 के चुनावी समीकरण देखें तो नरेंद्र मोदी को फाइट देने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल इस सीट से मैदान में उतर आए थे, परंतु कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे। 2014 में नरेंद्र मोदी को मिले थे 5,81,022 वोट और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी को मिलाकर भी इतने वोट नहीं मिले थे। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल को मिले थे 2,09,238 वोट, अजय राय को मिले थे 75,614 वोट, बहुजन समाज पार्टी के विजय प्रकाश जायसवाल को मिले थे 60,579 वोट, समाजवादी पार्टी के कैलाश चौरसिया को मिले थे 45,291 वोट और एआईटीसी कैंडिडेट इंदिरा तिवारी को मिले थे 2,674 वोट। इससे पहले 2009 में बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मुख्तार अंसारी इस सीट से मैदान में थे। इस वर्ष वोटिंग भी कम हुई थी और वोट कटा भी था। जोशी केवल 2,03,122 वोट पाकर, यानी सिर्फ 30.52% वोट पाकर जीत गए थे। दूसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी को 27.94% वोट मिले थे। कुल वोट थे 1,85,911। अजय राय उस समय समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको मिले थे 1,23,874 वोट, जबकि कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा को मिले थे 66,386 वोट और अपना दल के विजय प्रकाश जायसवाल को मिले थे 65,912 वोट। मात्र करीब 17,000 वोट से मुरली मनोहर जोशी से मुख्तार अब्बास अंसारी को हार गए थे। 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में अपना दल सोनेलाल ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव में उसने अपना कैंडिडेट अलग खड़ा किया था, जिसको 5वें स्थान पर रहते हुए भी
65,912 वोट मिले थे। जैसा हमने बताया, यदि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में वोट का बिखराव ना हुआ होता तो मुख्तार अंसारी सीट जीत गए होते। यही बात तीसरे नंबर पर है। अजय राय भी कह सकते हैं कि यदि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ना होते तो वे चुनाव जीत सकते थे। क्या इसी उम्मीद पर अजय राय इस बार जोर शोर से नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के मूड में, क्योंकि इस बार कोई तीसरा महत्वपूर्ण कैंडिडेट मैदान में नहीं है और तमाम फाइट प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस कांग्रेस के अजय राय के दरमियान होने जा रही है, जिनको समाजवादी पार्टी का भी सपोर्ट है। 3 बार वे इस सीट से लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा चुके हैं और ये चौथी बार होगा। क्या अजय राय ने ठीक से किया है अपना होमवर्क और क्या ठीक से समझा है समीकरण, या क्या पीएम मोदी को भी मिलने जा रहा है आसान वॉकओवर? क्या चौथी बार भी अजय राय को मिलेगी शिकस्त? शिकस्त मिलना भी, उनके खिलाफ लड़कर शिकस्त मिलना भी बड़ी उपलब्धि है, उसमें भी बड़े लाभ है। क्या लाभ है अब ये ना पूछने लग जाइएगा। रियल न्यूज इंटरनेशनल पर मेरा खास प्रोग्राम घूमता है ना अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और ये एनालिसिस अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।